प्रिय विद्यार्थियों, बिहार पंचायत राज अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी कानून का जन्म संयोगवश नहीं होता। प्रत्येक कानून के पीछे कोई न कोई सामाजिक समस्या, प्रशासनिक चुनौती या संवैधानिक आवश्यकता होती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम भी ऐसी ही एक ऐतिहासिक आवश्यकता का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। संसद और विधान सभाओं का गठन हुआ, परंतु एक गंभीर प्रश्न सामने आया। क्या केवल दिल्ली और पटना से बैठकर देश के लाखों गांवों का प्रभावी शासन संभव है? उत्तर स्पष्ट था, नहीं। भारत के अधिकांश नागरिक गांवों में रहते हैं। उनकी समस्याएं स्थानीय थी। पीने का पानी, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, तालाब, चारागाह, सार्वजनिक भूमि, नालियां, ग्रामीण रोजगार आदि। इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता था। यहीं से विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा मजबूत हुई। इसका अर्थ है कि शासन की कुछ शक्तियां राज्य सरकार से नीचे स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित की जाएं, ताकि निर्णय शीघ्र हो, जनता की भागीदारी बढ़े और विकास स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो। इसी सोच ने पंचायती राज व्यवस्था को जन्म दिया और आगे चलकर बिहार पंचायत राज अधिनियम के निर्माण का आधार बनी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या पंचायत केवल विकास कार्यों के लिए बनाई गई है? उत्तर है, नहीं। पंचायत का उद्देश्य केवल सड़क या नाली बनाना नहीं। इसका उद्देश्य ग्रामीण समाज में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना, महिलाओं तथा वंचित वर्गों को नेतृत्व का अवसर देना और प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाना भी। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम केवल एक प्रशासनिक कानून नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जीवंत दस्तावेज है। कानून को समझने की पहली सीढ़ी उसकी भाषा को समझना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वास्तव में अधिनियम की धाराओं के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी कानून का अध्ययन करने वाले अधिकांश विद्यार्थी एक सामान्य भूल करते हैं। वे सीधे अधिकारों, कर्तव्यों, दंड या चुनाव प्रक्रिया पर पहुंच जाते हैं, जबकि कानून का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी परिभाषाएं होती हैं। न्यायालय में हजारों मुकदमों का निर्णय केवल इस आधार पर बदल जाता है कि किसी शब्द की कानूनी परिभाषा क्या है। यदि किसी अधिनियम में ग्राम सभा की परिभाषा एक प्रकार की है और आप उसका सामान्य अर्थ लगा लें, तो पूरा उत्तर गलत हो सकता है। इसी कारण विधि के विद्यार्थी सबसे पहले पढ़ते हैं डिफिनीशंस को। आज हम केवल 2 धाराएं पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं 2 धाराओं पर पूरा अधिनियम खड़ा है। कानून की पहली धारा इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? लगभग प्रत्येक अधिनियम की पहली धारा में 3 बातें होती हैं। अधिनियम का नाम, उसका क्षेत्रीय विस्तार, उसके लागू होने की तिथि। साधारण व्यक्ति इसे औपचारिकता समझता है,
लेकिन विधि की दृष्टि से यही किसी कानून की पहचान होती है। यदि किसी न्यायालय में यह प्रश्न उठे कि किसी घटना के समय यह अधिनियम लागू था या नहीं, तो उत्तर पहली धारा से ही मिलेगा। इसी प्रकार यदि यह विवाद हो कि कोई क्षेत्र इस अधिनियम के अंतर्गत आता है या नहीं, तो उसका समाधान भी इसी धारा से होगा। अतः पहली धारा केवल परिचय नहीं, बल्कि अधिनियम का वैधानिक प्रवेश द्वार, लीगल गेटवे होता है। अब हम धारा 1 के 3 घटकों को समझते हैं। पहला, संक्षिप्त नाम या शॉर्ट टाइटल। प्रत्येक कानून का एक आधिकारिक नाम होता है। यह नाम केवल पहचान के लिए नहीं होता। न्यायालय, प्रशासन, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, नियम, पुस्तकों और न्यायिक निर्णयों में इसी नाम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी किसी आदेश में अधिनियम का गलत उल्लेख कर दे, तो उसकी व्याख्या में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी भाषा में प्रत्येक शब्द का महत्व है। विधायी भाषा में प्रत्येक शब्द का महत्व है। दूसरा, विस्तार या एक्सटेंट। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई राज्य कानून पूरे भारत में लागू होता है? उत्तर है नहीं। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून सामान्यतः उसी राज्य की भौगोलिक सीमा तक लागू होती है। इसका अर्थ है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम बिहार राज्य की पंचायतों के प्रशासन के लिए बनाया गया है। यदि किसी अन्य राज्य में पंचायत व्यवस्था देखनी हो, तो वहाँ का पृथक अधिनियम लागू होगा। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों के पंचायत कानूनों की तुलना करते समय यह बात विशेष महत्व रखती है। और तीसरा है प्रारंभ या कमेंसमेंट। कई विद्यार्थी यह मान लेते हैं कि जिस दिन कानून पारित हुआ उसी दिन लागू भी हो गए। यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी कानून पहले पारित होता है और सरकार बाद में अधिसूचना जारी करके उसे लागू करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नियम बनाने होते हैं, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होता है, प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करनी होती है, वित्तीय प्रावधान करने होते हैं। इसलिए पारित होना और प्रवृत्त होना दोनों अलग अलग विधिक अवस्थाएं हैं। यदि सरकार बिना तैयारी के कोई कानून लागू कर दे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि पंचायतों के चुनाव का नया कानून आज लागू कर दिया जाए, लेकिन निर्वाचन अधिकारी प्रशिक्षित न हो, नियम न बने हों, प्रपत्र उपलब्ध न हो, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण न हुआ हो। क्या चुनाव संभव होगा? स्पष्ट रूप से नहीं। यही कारण है कि कानून में कमेंसमेंट का प्रावधान रखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि धारा 1 कानून का प्रवेश द्वार है, तो धारा 2 उसकी शब्दावली या लीगल वोकेबुलरी है। पूरा अधिनियम इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर चलता है। यदि आपने डिफिनीशन समझ ली, तो आधा अधिनियम स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कानून में डिफिनीशन दी ही क्यों जाती है? क्या सामान्य हिंदी या अंग्रेजी पर्याप्त नहीं था? उत्तर है नहीं। सामान्य भाषा और कानूनी परिभाषा में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए परिवार, सामान्य भाषा में इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून में इसकी निश्चित परिभाषा होती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, मुखिया, ग्राम सभा, सरपंच
इन सभी शब्दों का कानूनी अर्थ निश्चित होता है। न्यायालय उसी अर्थ को स्वीकार करेगा जो अधिनियम में दिया गया है। एक बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी, एक जिला पंचायती राज पदाधिकारी, एक पंचायत सचिव, एक निर्वाचन पदाधिकारी, एक मुखिया, सभी अधिकारी निर्णय लेते समय इन्हीं परिभाषाओं का पालन करते हैं। यदि किसी अधिकारी ने शब्द का गलत अर्थ लगा दिया तो उसका आदेश न्यायालय में निरस्त भी हो सकता है। इसलिए डेफिनेशन केवल परीक्षा का विषय नहीं बल्कि प्रशासनिक निर्णयों की नींव है। मान लीजिए किसी योजना का लाभ केवल ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद मिलना है। अब प्रश्न है, ग्राम सभा कौन है? क्या केवल मुखिया? क्या केवल वार्ड सदस्य? क्या पंचायत समिति? नहीं। यदि अधिनियम कहता है कि ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह है तो वही अंतिम कानूनी स्थिति होगी। यही कारण है कि डेफिनेशन प्रशासनिक विवादों का समाधान करती है। बहुत से विद्यार्थी सामान्य ज्ञान के आधार पर उत्तर लिखते हैं, लेकिन कानून में उत्तर हमेशा अधिनियम की परिभाषा के अनुसार दिया जाएगा। यही अंतर एक सामान्य अभ्यर्थी और एक सफल सिविल सेवक के उत्तर में दिखाई देता है। यदि प्रश्न आए किसी भी अधिनियम में डेफिनेशन का महत्व स्पष्ट कीजिए तो केवल यह मत लिखिए कि डेफिनेशंस शब्दों का अर्थ बताती है, बल्कि लिखिए परिभाषाएं अधिनियम की व्याख्या को एक रूप बनाती हैं, प्रशासनिक भ्रम को समाप्त करती है, न्यायिक निर्णयों में निश्चितता लाती है तथा विधायी उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू करने का आधार प्रदान करती है। यही उत्तर आपको उच्च अंक दिलाएगा। धारा 2 कानूनी शब्दावली की आत्मा। ग्राम, विलेज, ग्राम सभा, पंचायत क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 4 ऐसे शब्द पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें अधिकांश लोग सामान्य शब्द मानते हैं, लेकिन कानून इन्हें असाधारण महत्व देता है। यदि कोई व्यक्ति ग्राम का अर्थ नहीं समझता तो वह पंचायत क्षेत्र नहीं समझ सकता। यदि पंचायत क्षेत्र नहीं समझा तो ग्राम सभा नहीं समझ सकता। यदि ग्राम सभा नहीं समझी तो लोकतंत्र की जड़ों को नहीं समझ सकता। और यदि ग्राम पंचायत नहीं समझी तो पूरा बिहार पंचायत राज अधिनियम केवल शब्दों का संग्रह बनकर रह जाएगा। इसलिए आज का व्याख्यान पूरे अधिनियम की आत्मा है। ग्राम क्या है? सामान्य भाषा में हम कहते हैं यह एक गांव है, लेकिन कानून इतना सरल नहीं होता। कानून पूछता है किस आधार पर कोई क्षेत्र ग्राम कहलाएगा? क्या केवल जनसंख्या से? क्या केवल मकानों से? क्या केवल राजस्व रिकॉर्ड से या सरकार की अधिसूचना से? यहीं से कानूनी सोच प्रारंभ होती है। सामान्य अर्थ में ग्राम वह स्थान है जहां लोग निवास करते हैं, लेकिन कानून केवल इतना नहीं कहता, वह यह भी निर्धारित करता है कि प्रशासनिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र ग्राम माना जाएगा। इसका निर्धारण राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, अर्थात हर बस्ती ग्राम नहीं होती, हर टोला अलग ग्राम नहीं होता, हर राजस्व गांव पंचायत का पृथक ग्राम भी नहीं हो सकता। सरकार प्रशासनिक सुविधा, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर ग्राम का निर्धारण करती है। अब प्रश्न उठता है, सरकार को यह अधिकार क्यों दिया गया? यदि प्रत्येक गांव स्वयं को अलग ग्राम घोषित करने लगे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक पंचायत में 10 छोटे छोटे टोले हैं। यदि प्रत्येक अलग पंचायत बनाना चाहें तो प्रशासन कठिन हो जाएगा।
चुनाव अत्यधिक महंगे हो जाएंगे, विकास योजनाएं विखंडित हो जाएंगी, वित्तीय संसाधन बट जाएंगे। इसलिए कानून यह अधिकार सरकार को देता है। जब जिला प्रशासन किसी नए ग्राम का प्रस्ताव तैयार करता है तो केवल जनसंख्या ही नहीं देखता, वह यह भी देखता है प्राकृतिक सीमाएं, सड़क संपर्क, सामाजिक संरचना, राजस्व अभिलेख, प्रशासनिक सुविधा, भविष्य की विकास आवश्यकताएं। यही कारण है कि ग्राम निर्धारण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया भी। मान लीजिए एक पंचायत में 5 टोले हैं। इनमें से एक टोले की जनसंख्या तेजी से बढ़ गई। वहाँ विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार और बैंक भी खुल गए। जब लोग अलग पंचायत की मांग करते हैं, क्या केवल मांग करने से नया ग्राम बन जाएगा? नहीं। सरकार निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगी। सर्वेक्षण, स्थानीय रिपोर्ट, प्रशासनिक परीक्षण, सार्वजनिक आपत्तियां, अधिसूचना, तभी नया ग्राम मान्य हो। ग्राम सभा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि पंचायत लोकतंत्र का हृदय है तो ग्राम सभा उसकी धड़कन है। बहुत लोग समझते हैं मुखिया ही पंचायत है। यह सबसे बड़ी भूल है। मुखिया पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि है, लेकिन ग्राम सभा उससे कहीं बड़ी संस्था है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा का अर्थ है पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का सामूहिक निकाय। ध्यान दीजिए, सभी मतदाता। यही इस परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है मुखिया, किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी, महिला, युवा, वृद्ध, सभी बराबर सदस्य। ग्राम सभा का लोकतांत्रिक दर्शन। भारत का लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित नहीं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। यहीं से वास्तविक जन भागीदारी प्रारंभ होती है। यदि ग्राम सभा सक्रिय है तो पंचायत मजबूत होगी। यदि ग्राम सभा निष्क्रिय है तो पंचायत केवल कागजी संस्था बनकर रह जाएगी। विधायिका ने ग्राम सभा को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि विकास योजनाएं जनता के लिए बनती हैं। यदि जनता ही निर्णय प्रक्रिया में शामिल न हो तो विकास केवल अधिकारियों और नेताओं का निर्णय बन जाएगा। इसलिए कानून कहता है जनता केवल मतदाता नहीं है, वह शासन की भागीदार भी है। ग्राम सभा पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है, विकास योजनाओं पर चर्चा करती है, जन समस्याओं को उठाती है, सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेती है, पंचायत को उत्तरदायी बनाती है। मान लीजिए गांव में 5 लाख रुपए की सड़क बनी। ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीण कहते हैं सड़क की गुणवत्ता खराब है। अब क्या होगा? मुखिया केवल यह नहीं कह सकता काम पूरा हो गया, उसे जनता के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यही लोकतंत्र है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द है पंचायत क्षेत्र या पंचायत एरिया। कई विद्यार्थी इसे केवल ग्राम समझ लेते हैं, लेकिन पंचायत क्षेत्र उससे अलग अवधारणा है। पंचायत क्षेत्र क्या है? यह वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है जिसके लिए एक ग्राम पंचायत गठित की जाती है। अर्थात एक पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम हो सकता है या अनेक ग्राम भी हो सकते हैं। यह पूरी तरह प्रशासनिक अधिसूचना पर निर्भर करता है। सभी चुनाव इसी पंचायत क्षेत्र के आधार पर होते हैं। मतदाता सूची, वार्ड, मुखिया, चुनाव, ग्राम सभा, विकास योजनाएं सब पंचायत क्षेत्र पर आधारित। अब हम उस संस्था तक पहुंचते हैं जिसे अधिकांश लोग पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत एक वैधानिक स्थानीय स्वशासन संस्था है जो पंचायत क्षेत्र के प्रशासन, विकास,
तथा स्थानीय शासन के लिए गठित की जाती है। यह केवल निर्वाचित व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह एक कॉरपोरेट बॉडी यानी वैधानिक निकाय है। कॉरपोरेट बॉडी का अर्थ है ग्राम पंचायत। संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, निधि का संचालन कर सकती है, विधि के अनुसार वाद दायर कर सकती है, उस पर वाद भी चलाया जा सकता है। यही कारण है कि पंचायत केवल राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि कानूनी संस्था भी है। सरकार ने पंचायत को वैधानिक निकाय क्यों बनाया? क्योंकि यदि पंचायत केवल व्यक्तियों का समूह होती तो मुखिया बदलते ही संपूर्ण प्रशासनिक निरंतरता समाप्त हो जाती। लेकिन पंचायत एक संस्था है, इसलिए व्यक्ति बदल जाता है, संस्था नहीं। यही लोकतांत्रिक संस्थागत निरंतरता, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी है। भारतीय न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाएं संवैधानिक विकेंद्रीकरण का अभिन्न अंग है। साथ ही वे इस बात पर भी बल देते हैं कि पंचायतें राज्य कानून के अंतर्गत गठित वैधानिक संस्थाएं हैं और उनके अधिकार, कर्तव्य तथा सीमाएं संबंधित अधिनियम से निर्धारित होती हैं। प्रश्न हो सकता है, ग्राम सभा पंचायत लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर के ढांचे में 73वां संविधान संशोधन, ग्राम सभा की संवैधानिक मान्यता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जन भागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही, विकास योजना, पारदर्शिता, इनका उल्लेख होना चाहिए। सशक्त ग्राम सभा के बिना सशक्त पंचायत की कल्पना संभव नहीं। व्यक्ति नहीं, संस्था महत्वपूर्ण है, पद नहीं, उत्तरदायित्व सर्वोपरि है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उन शब्दों का अध्ययन करेंगे जो बिहार पंचायत चुनाव का सबसे अधिक चर्चित विषय है। मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र। अक्सर लोग यह समझते हैं कि चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति ही पंचायत बन जाता है, लेकिन यह धारणा विधिक दृष्टि से गलत है। कानून व्यक्ति को नहीं, पद को मान्यता देता है। जब कोई व्यक्ति मुखिया बनता है तो उसे व्यक्तिगत अधिकार नहीं मिलते, बल्कि एक सार्वजनिक पद की जिम्मेदारियां मिलती हैं। उसका प्रत्येक निर्णय कानून, नियमों और जनता के प्रति उत्तरदायित्व से बंधा होता है। इसलिए आज का व्याख्यान केवल पदों का परिचय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की गहन व्याख्या है। मुखिया, किसी गांव में पंचायत चुनाव होता है तो सबसे अधिक चर्चा मुखिया के चुनाव की होती है। लोगों की धारणा बन जाती है कि मुखिया ही पंचायत है, परंतु यह कानूनी रूप से सही नहीं। मुखिया ग्राम पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष, इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत है, न कि पंचायत का स्वामी। यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। मुखिया पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, पंचायत पर अधिकार नहीं रखता। कानून की दृष्टि से मुखिया वह निर्वाचित पदाधिकारी है जो ग्राम पंचायत की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का नेतृत्व करता है और पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। मुखिया का प्रत्येक निर्णय अधिनियम, नियम, सरकारी निर्देश, ग्राम सभा के निर्णय तथा वित्तीय नियमों के अधीन होता है। प्रश्न उठता है कि पंचायत को एक निर्वाचित प्रमुख की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि पंचायत में केवल वार्ड सदस्य होते तो निर्णय कौन लेता? यदि कोई नेतृत्व न हो तो बैठकों का संचालन कठिन हो जाता, विभागों से समन्वय नहीं हो पाता, योजनाओं की निगरानी प्रभावित होती, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तय करना कठिन होता। इसलिए विधायिका ने मुखिया का पद बनाया ताकि
पंचायत का एक उत्तरदायी और जवाबदेह नेतृत्व सुनिश्चित हो सके। मुखिया का कार्य केवल उद्घाटन करना या बैठकों में उपस्थित होना नहीं है। उसे ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन, विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा, विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय, ग्राम सभा के निर्णयों का अनुपालन, पंचायत निधि के नियमानुसार उपयोग, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने होते। इस प्रकार मुखिया प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करता है। मान लीजिए किसी पंचायत में पेयजल योजना स्वीकृत हुई। यदि कार्य समय पर नहीं हो रहा है तो ग्रामीण सीधे मुखिया से प्रश्न पूछेंगे। मुखिया यह नहीं कह सकता है कि वह केवल विभाग का कार्य है। उसे संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर समस्या के समाधान का प्रयास करना होगा। यही उत्तरदायी नेतृत्व है। उप मुखिया या डिप्यूटी मुखिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी संस्था में निरंतरता, कंटिन्यूटी आवश्यक होती है। यदि किसी कारणवश मुखिया अनुपस्थित हो, अवकाश पर हो, पद रिक्त हो जाए अथवा कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियां उत्पन्न हों, तो पंचायत का कार्य रुकना नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य से उप मुखिया का पद बनाया गया। उप मुखिया केवल दूसरा व्यक्ति नहीं, वह पंचायत प्रशासन की निरंतरता का प्रतीक है। जब परिस्थितियां मांगे तब वह कानून के अनुसार मुखिया के स्थान पर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन कर सकता है, करता भी है। मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गई और राहत कार्य तुरंत प्रारंभ करना आवश्यक है। यदि मुखिया किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो पंचायत प्रशासन पूरी तरह ठप नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उप मुखिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वार्ड क्या है? कई विद्यार्थी वार्ड और ग्राम में अंतर नहीं समझते। ग्राम एक प्रशासनिक इकाई हो सकता है, लेकिन वार्ड एक निर्वाचन इकाई, इलेक्टोरल यूनिट, अर्थात पंचायत क्षेत्र को चुनाव की सुविधा के लिए छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इन्हीं भागों को वार्ड कहा जाता है। यदि पूरी पंचायत से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाए तो छोटे क्षेत्रों की समस्याएं पीछे छूट सकती है। इसलिए पंचायत क्षेत्र का विभाजन किया जाता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह लोकतांत्रिक समानता, रिप्रेजेंटेटिव इक्वलिटी का सिद्धांत है। वार्डों का निर्धारण करते समय सामान्यतः ध्यान रखा जाता है जनसंख्या का संतुलन, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा, स्थानीय परिस्थितियां। यही कारण है कि समय समय पर परिसीमन या डिलिमिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। वार्ड सदस्य या वार्ड मेंबर केवल अपने मोहल्ले का प्रतिनिधि नहीं है, वह पूरी ग्राम पंचायत की निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने वार्ड की समस्याओं को पंचायत के समक्ष रखे, योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखे, जनता और पंचायत के बीच संवाद स्थापित करे, ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी निभाए। यदि मुखिया पंचायत का नेतृत्व करता है तो वार्ड सदस्य पंचायत की आवाज़ है। वार्ड सदस्य जितने सक्रिय होंगे, पंचायत उतनी ही लोकतांत्रिक बनेगी। यदि किसी वार्ड में नाली की समस्या है और वार्ड सदस्य उसे पंचायत की बैठक में नहीं उठाता, तो उस क्षेत्र की समस्या लंबे समय तक अनदेखी रह सकती है। इसलिए वार्ड सदस्य का दायित्व केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र का प्रभावी प्रतिनिधित्व करना है। निर्वाचन क्षेत्र या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? निर्वाचन क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके मतदाता किसी विशेष प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की आधारभूत इकाई है।
यदि निर्वाचन क्षेत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण न हो तो कहीं बहुत अधिक मतदाता होंगे, कहीं बहुत कम। प्रतिनिधित्व में असमानता उत्पन्न होगी, इसलिए परिसीमन की व्यवस्था की जाती है ताकि प्रत्येक प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। निर्वाचन क्षेत्र का सही निर्णय, निष्पक्ष चुनाव, समान प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सुविधा और लोकतांत्रिक न्याय सुनिश्चित करता है। इससे संबंधित कुछ सामान्य भ्रांतियां या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। मुखिया पंचायत का मालिक होता है, गलत। वह एक निर्वाचित पदाधिकारी है। उप मुखिया का कोई महत्व नहीं, गलत। वह प्रशासनिक निरंतरता का महत्वपूर्ण आधार है। वार्ड सदस्य केवल अपने वार्ड तक सीमित होता है, गलत। वह पूरी पंचायत की निर्णय प्रक्रिया का सदस्य है। वार्ड और पंचायत क्षेत्र एक ही हैं, गलत। वार्ड पंचायत क्षेत्र का एक भाग है। एक कुशल पंचायत वही होती है जहां मुखिया नेतृत्व देता है, उप मुखिया सहयोग करता है, वार्ड सदस्य जनता की समस्याएं उठाते हैं, ग्राम सभा निर्णयों की समीक्षा करती है और पंचायत सचिव प्रशासनिक प्रक्रिया को विधि सम्मत बनाए रखता है। यही सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लोकल गवर्नेंस की भावना है। प्रश्न हो सकता है, मुखिया और वार्ड सदस्य की भूमिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसकी उत्तर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की लोकतांत्रिक संरचना, मुखिया पंचायत का निर्वाचित प्रमुख, प्रशासनिक नेतृत्व, बैठकों का संचालन, योजनाओं का समन्वय, वार्ड सदस्य वार्ड का प्रतिनिधि, स्थानीय समस्याओं को उठाना, पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, जनसंपर्क और निगरानी। दोनों पद प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सरपंच, उप सरपंच, ग्राम कचहरी, पंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का विधिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विश्लेषण। न्याय और विकास पंचायती राज के दो सुदृढ़ स्तंभ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने ग्राम पंचायत की प्रशासनिक संरचना का अध्ययन किया। आज हम उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पंचायत को केवल विकास की संस्था नहीं बल्कि स्थानीय न्याय, लोकल जस्टिस और बहुस्तरीय प्रशासन, मल्टी लेवल गवर्नेंस की संस्था बनाती है। जब हम सरपंच शब्द सुनते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में केवल एक चुनावी पद की छवि आती है, किंतु बिहार पंचायत राज व्यवस्था में मुखिया और सरपंच दो अलग अलग संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रशासन और विकास का नेतृत्व करता है, जबकि सरपंच ग्राम कचहरी के माध्यम से स्थानीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का नेतृत्व करता है। इसी प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद स्थानीय स्वशासन को ग्राम से जिला स्तर तक जोड़ते हैं। आज का व्याख्यान इन्हीं संस्थाओं की गहन व्याख्या है। भारत की ग्रामीण परंपरा में पंच परमेश्वर की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। गांव के सम्मानित व्यक्ति आपसी विवादों को बैठकर सुलझाते थे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इसी भावना को विधिक स्वरूप देते हुए ग्राम कचहरी और सरपंच की व्यवस्था विकसित। इसलिए सरपंच का पद केवल एक निर्वाचित पद नहीं बल्कि स्थानीय न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास का प्रतीक है। सरपंच ग्राम कचहरी का निर्वाचित प्रमुख होता है। उसका कार्य अधिनियम और नियमों के अधीन उन मामलों का निस्तारण करना है जो कानून द्वारा ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सरपंच किसी नियमित न्यायालय या कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होता। उसकी शक्तियां और अधिकार
राज्य कानून द्वारा सीमित एवं परिभाषित होते हैं। विधायिका ने ग्राम कचहरी और सरपंच की व्यवस्था क्यों बनाई? इसके कई महत्वपूर्ण कारण। पहला, छोटे छोटे विवादों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दूरस्थ न्यायालयों तक न जाना पड़े। दूसरा, स्थानीय स्तर पर सुलह और समझौते की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, न्याय की प्रक्रिया सरल, सुलभ और कम खर्चीली हो। इस प्रकार ग्राम कचहरी का उद्देश्य केवल निर्णय देना नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी है। एक कुशल सरपंच वह है जो पहले पक्षों में संवाद स्थापित करने का प्रयास करे। जहां समझौते की संभावना हो वहां अनावश्यक टकराव से बचना चाहिए। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि समाज में शांति स्थापित करना भी। मान लीजिए दो पड़ोसियों के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद उत्पन्न हो। यदि मामला ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आता है तो दोनों पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार समाधान खोजा जाएगा। यदि मामला गंभीर प्रकृति का है या ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसे सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष जाना होगा। यही कारण है कि अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन की समझ अत्यंत आवश्यक है। उप सरपंच जैसे ग्राम पंचायत में उप मुखिया प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करता है, उसी प्रकार ग्राम कचहरी में उप सरपंच व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। यदि सरपंच किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है या कानून में वर्णित परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उप सरपंच निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करता है। किसी भी संस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। उप सरपंच का पद इसी संस्थागत निरंतरता, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी का उदाहरण है। ग्राम कचहरी क्या है? ग्राम कचहरी पंचायती राज व्यवस्था की एक विशिष्ट संस्था है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ऐसे विवादों का समाधान करना है जिन्हें कानून ने इसके अधिकार क्षेत्र में रखा है। ध्यान रहे, ग्राम कचहरी कोई सामान्य अदालत नहीं। यह एक वैधानिक स्थानीय न्यायिक संस्था है जिसकी शक्तियां अधिनियम और संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित होती हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां संभव हो विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर शीघ्र और सुलभ ढंग से होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर ग्राम कचहरी की अवधारणा विकसित हुई। यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि ग्राम कचहरी प्रत्येक प्रकार के विवाद का निर्णय नहीं कर सकती। इसके अधिकार क्षेत्र की सीमाएं कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। यही विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का आधार है। पंच कौन है? ग्राम कचहरी में पंच ऐसे निर्वाचित सदस्य होते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उनका दायित्व निष्पक्षता, न्यायप्रियता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना है। पंच की नैतिक जिम्मेदारी है कि पंच का निर्णय व्यक्तिगत संबंधों, जातीय पक्षपात, राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। निष्पक्षता ही पंच की सबसे बड़ी पहचान है। पंचायत समिति क्या है? ग्राम पंचायत के ऊपर और जिला परिषद के नीचे जो प्रशासनिक स्तर है उसे पंचायत समिति कहा जाता है। यह प्रखंड या ब्लॉक स्तर की संस्था है। इसकी आवश्यकता क्यों? यदि प्रत्येक पंचायत अलग अलग कार्य करे और उनके बीच कोई समन्वय न हो तो क्षेत्रीय विकास बाधित हो सकता है। इसलिए पंचायत समिति का गठन किया गया। वह विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है और प्रखंड स्तर की विकास योजनाओं की समीक्षा करती है।
पंचायत समिति कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़क, आजीविका जैसे विषयों पर प्रखंड स्तर की योजनाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख पंचायत समिति या निर्वाचित अध्यक्ष होता है। उसकी भूमिका ग्राम पंचायत के मुखिया के समान नहीं, बल्कि प्रखंड स्तर पर समन्वयकारी नेतृत्व की होती है। उसे विभिन्न पंचायतों की आवश्यकताओं को जोड़कर व्यापक विकास की दिशा में कार्य करना होता है। जिला परिषद क्या है? जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च ग्रामीण स्थानीय संस्था है। यह पूरे जिले के ग्रामीण विकास की व्यापक योजना, समन्वय और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि प्रत्येक प्रखंड अलग अलग दिशा में कार्य करे तो जिले का समग्र विकास प्रभावित होगा। इसलिए जिला परिषद दीर्घकालिक विकास दृष्टि, संसाधनों का समन्वय, विभिन्न विभागों के सहयोग और जिला स्तर की प्राथमिकताओं पर कार्य करती है। जिला परिषद का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का कार्य केवल बैठकों की अध्यक्षता करना नहीं, बल्कि जिला स्तर पर विकास की सामूहिक दिशा निर्धारित करना भी। उपाध्यक्ष संस्था की कार्यात्मक निरंतरता बनाए रखने में सहयोग करता है। भारतीय न्यायालयों में समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि पंचायत संस्थाओं के विभिन्न पद लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रत्येक पद की शक्तियां अधिनियम द्वारा निर्धारित हैं और कोई भी पद कानून से ऊपर नहीं। इसी प्रकार ग्राम कचहरी की शक्तियां भी उसके विधिक अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। वह नियमित न्यायालयों का स्थानापन्न नहीं है, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करने वाली स्थानीय न्याय व्यवस्था का अंग है। एक आदर्श पंचायत व्यवस्था में मुखिया विकास का नेतृत्व करता है, सरपंच न्याय की संस्कृति को मजबूत करता है, पंचायत समिति समन्वय स्थापित करती है, जिला परिषद व्यापक विकास की दिशा तय करती है। जब ये सभी संस्थाएं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है, तभी पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी बनती है। प्रश्न हो सकता है, ग्राम कचहरी स्थानीय न्याय प्रणाली को किस प्रकार सुदृढ़ करती है? तो उत्तर की रूपरेखा में स्थानीय न्याय की आवश्यकता, सुलभ न्याय, कम खर्च, त्वरित समाधान, सामाजिक सौहार्द, ग्राम स्तर पर विवाद निस्तारण, विधिक सीमाएं इत्यादि होनी चाहिए। और निष्कर्ष में ग्राम कचहरी औपचारिक न्यायपालिका का विकल्प नहीं, बल्कि स्थानीय न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पूरक संस्था है। यदि संसद भारतीय लोकतंत्र का मस्तिष्क है, तो ग्राम सभा उसकी धड़कन है। यदि ग्राम सभा कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र की जड़ें सूखने लगती। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार पंचायत राज अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। हम ग्राम सभा की प्रत्येक धारा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है, तो अधिकांश लोग उत्तर देंगे मुखिया। परंतु विधिक और संवैधानिक दृष्टि से यह उत्तर पूर्णतः सही नहीं है। वास्तव में ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सभी संस्थाएं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं। लेकिन ग्राम सभा जनता की सामूहिक इच्छा, कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आज का व्याख्यान केवल ग्राम सभा का परिचय नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को समझने का प्रयास है। ग्राम सभा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ग्राम सभा।
लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। लेकिन क्या केवल 5 वर्ष में एक बार मतदान कर देना ही लोकतंत्र है? यदि जनता मतदान के बाद शासन से पूरी तरह अलग हो जाए तो क्या लोकतंत्र जीवित रह सकता है? उत्तर है नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए ग्राम सभा की व्यवस्था की गई। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक केवल मतदाता न रहे बल्कि शासन की प्रक्रिया में निरंतर भागीदार बने रहे। यही कारण है कि ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे सशक्त उदाहरण माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या ग्राम सभा केवल बिहार सरकार की कल्पना है? नहीं। ग्राम सभा की जड़ें सीधे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में ग्राम सभा को विशेष स्थान दिया गया। संविधान ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्थानीय स्वशासन केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों का विषय नहीं होगा बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता पर आधारित होगा। अर्थात लोकतंत्र का अंतिम स्वामी नागरिक ही रहेगा। कानून के अनुसार ग्राम सभा उस पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का सामूहिक निकाय है जहां 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, सभी, इसका अर्थ है कि किसी भी मतदाता को केवल जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या शिक्षा के आधार पर बाहर नहीं रखा जा सकता। दूसरा, पंजीकृत मतदाता, सदस्यता का आधार निवास मात्र नहीं बल्कि विधिवत मतदाता सूची में नाम होना है। यही कारण है कि मतदाता सूची का महत्व केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, वह ग्राम सभा की सदस्यता भी निर्धारित करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्राम सभा का गठन चुनाव के बाद होता है। यह धारणा गलत है। ग्राम सभा किसी आदेश से बनाई नहीं जाती। जैसे ही किसी पंचायत क्षेत्रों की वैधानिक स्थापना होती है और मतदाता सूची तैयार होती है, उसी क्षण उस क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता मिलकर ग्राम सभा का गठन करते हैं। अर्थात ग्राम सभा का अस्तित्व चुनाव परिणाम पर निर्भर नहीं करता। यदि मुखिया का पद रिक्त हो जाए तब भी ग्राम सभा बनी रहती है। यदि पंचायत भंग हो जाए और पुनः चुनाव होने हों तब भी नागरिक ग्राम सभा के सदस्य बने रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम सभा व्यक्ति में नहीं, जनता से बनती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश विद्यार्थी दोनों को समान मान लेते हैं जबकि दोनों की प्रकृति अलग है। ग्राम सभा सभी मतदाताओं का निकाय, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, व्यापक जन भागीदारी। ग्राम पंचायत निर्वाचित संस्था, प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्य, विधिक निकाय या कॉरपोरेट बॉडी। इसे सरल भाषा में समझें। ग्राम सभा जनता है, ग्राम पंचायत जनता द्वारा चुनी हुई संस्था है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि ग्राम पंचायत पहले से है तो ग्राम सभा की आवश्यकता क्यों? इसका उत्तर लोकतंत्र के दर्शन में छिपा है। मान लीजिए किसी पंचायत में केवल मुखिया और वार्ड सदस्य निर्णय लेने लगे, जनता में कोई चर्चा न हो, कोई सामाजिक समीक्षा न हो, कोई प्रश्न न पूछे, तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा? नहीं। तब पंचायत धीरे धीरे कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगी। ग्राम सभा इस केंद्रीकरण को रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि जनता विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे, प्रश्न पूछे, सुझाव दे और आवश्यकता होने पर आलोचना भी करे। ग्राम सभा केवल बैठक नहीं है, यह उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था है। यहीं पर योजनाओं की जानकारी दी जाती है, खर्च का विवरण रखा जाता है, भविष्य की योजनाओं पर विचार होता है, नागरिक अपने सुझाव देते हैं, विकास कार्यों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यही लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा है। ग्राम सभा केवल प्रशासनिक संस्था नहीं है, वह सामाजिक समरसता का मंच भी है।
यहाँ किसान और शिक्षक समान हैं, महिला और पुरुष समान हैं, युवा और वृद्ध समान हैं, गरीब और संपन्न समान हैं। यही संविधान के समानता के सिद्धांत का स्थानीय स्वरूप है। मान लीजिए किसी पंचायत में 20 लाख रुपए की सड़क योजना स्वीकृत हुई। यदि ग्राम सभा की बैठक नहीं होती, लोगों को योजना की जानकारी नहीं होगी, गुणवत्ता पर कोई चर्चा नहीं होगी, खर्च की समीक्षा नहीं होगी, जनता की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि ग्राम सभा नियमित हो, योजना प्रस्तुत होगी, लोग सुझाव देंगे, कार्य की समीक्षा होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। यदि ग्राम सभा का वास्तविक उद्देश्य है, एक अनुभवी जिला पदाधिकारी ने कहा था, जिस पंचायत की ग्राम सभा नियमित होती है वहाँ शिकायतें कम और विकास अधिक दिखाई देता है। यह कथन प्रशासनिक अनुभव पर आधारित है, क्योंकि जनता जितनी अधिक जागरूक होगी, पंचायत उतनी अधिक उत्तरदायी होगी। प्रश्न हो सकता है, ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला क्यों कहा जाता है? इसके उत्तर की रूपरेखा में 73वां संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा, सभी मतदाताओं की भागीदारी, पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व, स्थानीय योजना निर्माण, लोकतांत्रिक नियंत्रण जैसे विषय होने चाहिए। निष्कर्ष में सशक्त ग्राम सभा, उत्तरदायी पंचायत और सहभागी नागरिक, ये तीनों मिलकर ग्रामीण लोकतंत्र की मजबूत नींव तैयार करते हैं। ग्राम सभा की बैठक या गणपूर्ति या क्योरम, कार्यसूची, एजेंडा, प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया एवं विधिक महत्व बैठक केवल औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की प्रयोगशाला है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उस विषय का अध्ययन करेंगे जिसे अधिकांश पंचायत प्रतिनिधि सबसे सरल समझते हैं, जबकि प्रशासनिक दृष्टि से यह सबसे अधिक त्रुटियों वाला क्षेत्र है। अनेक पंचायतों में बैठकें होती हैं, लेकिन बाद में उनके निर्णय विवादों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैठक बुलाने की प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां रह जाती हैं। लोकतंत्र केवल निर्णय लेने का नाम नहीं है। लोकतंत्र विधि सम्मत, लीगली वैलिड निर्णय लेने की प्रक्रिया का नाम है। यदि प्रक्रिया गलत है तो निर्णय भी विवादित हो सकता है। इसलिए आज केवल बैठकों का विवरण नहीं बल्कि वैधानिक निर्णय निर्माण, लीगल डिसीजन मेकिंग का अध्ययन भी करेंगे। ग्राम सभा की बैठक क्यों आवश्यक है? पहले एक प्रश्न सोचिए, यदि ग्राम सभा कभी मिले ही नहीं तो क्या पंचायत लोकतांत्रिक रह जाएगी? नहीं, क्योंकि जनता और प्रशासन के बीच संवाद समाप्त हो जाएगा। बैठक लोकतंत्र की धड़कन है। यहीं जनता प्रश्न पूछती है, पंचायत उत्तर देती है, योजनाएं प्रस्तुत होती है, प्राथमिकताएं तय होती है, मतभेदों पर चर्चा होती है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए कानून ग्राम सभा की बैठकों को अत्यंत महत्व देता है। कानून केवल यह नहीं कहता कि बैठक होनी चाहिए, वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि बैठक की सूचना सभी तक पहुंचे, सभी को भाग लेने का अवसर मिले और कोई भी निर्णय गुप्त रूप से न लिया जाए। यदि केवल कुछ लोगों को बुलाकर निर्णय ले लिया जाए तो क्या उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बैठक की सूचना, समय, स्थान और प्रक्रिया का महत्व अत्यधिक है। बैठक की सूचना या नोटिस। सूचना लोकतंत्र का पहला अधिकार है। यदि नागरिक को यही न पता चले कि बैठक कब है तो उसकी भागीदारी कैसे होगी? इसलिए बैठक की सूचना समय पर, स्पष्ट, सार्वजनिक और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जानी चाहिए। अनेक विवाद इसलिए या केवल इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि लोगों को समय पर सूचना नहीं मिलती। बाद में वे कहते हैं हमें बुलाया ही नहीं गया। इसलिए एक सक्षम पंचायत हमेशा सूचना देने की प्रक्रिया का उचित अभिलेख रखती है। अब प्रश्न उठता है, क्या बैठक कहीं भी की जा सकती है?
कानून का उद्देश्य यह है कि बैठक ऐसे स्थान पर हो जहां सभी नागरिक पहुंच सकें, पर्याप्त स्थान हो, महिलाएं भी सहजता से भाग ले सकें, दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच भी संभव हो, सार्वजनिक वातावरण हो। लोकतंत्र की बैठक किसी निजी घर की बैठक नहीं हो सकती, उसे सार्वजनिक स्वरूप होना चाहिए। अब हम उस शब्द पर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, गणपूर्ति या क्योरम क्या है? सरल भाषा में बैठक को वैध रूप से प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति को गणपूर्ति या क्योरम कहते हैं। गणपूर्ति की आवश्यकता क्यों? कल्पना कीजिए पूरे गांव में 5,000 मतदाता हैं, बैठक में केवल 5 लोग आए और वही लोग पूरे गांव के लिए निर्णय कर दें। क्या यह उचित होगा? स्पष्ट रूप से नहीं। इसलिए कानून न्यूनतम उपस्थिति की अवधारणा देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय पर्याप्त जन भागीदारी के साथ लिया जाए। क्योरम केवल संख्या नहीं, यह लोकतांत्रिक वैधता, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का प्रतीक है। यदि पर्याप्त लोग उपस्थित नहीं हैं तो माना जाएगा कि निर्णय जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि गणपूर्ति पूरी न हो, यह एक व्यवहारिक प्रश्न है। मान लीजिए बैठक बुलाई गई लेकिन पर्याप्त लोग उपस्थित नहीं हुए, अब क्या होगा? क्या बैठक फिर भी चल सकती है? यह प्रश्न संबंधित अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय होता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में अगली कार्रवाई उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाती है ताकि निर्णय विधि सम्मत रहे। यही प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा होती है। कार्यसूची या एजेंडा। अब सोचिए यदि बैठक में कोई निश्चित विषय ही न हो तो चर्चा किस पर होगी? इसलिए प्रत्येक बैठक की कार्यसूची बनाई जाती है। एजेंडा लोकतंत्र का रोड मैप है। इसमें लिखा होता है किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, किस योजनाओं की समीक्षा होगी, किन निर्णयों की आवश्यकता है। यदि कार्यसूची स्पष्ट न हो तो अनावश्यक विवाद होंगे, बैठक लंबी चलेगी, निर्णय अस्पष्ट रहेंगे, अभिलेख अधूरे बनेंगे। इसलिए एक अच्छी कार्यसूची प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। प्रस्ताव या रिजोल्यूशन। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? प्रस्ताव। जब ग्राम सभा किसी विषय पर सामूहिक निर्णय लेती है तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन प्रस्ताव केवल मौखिक घोषणा नहीं होती, उसे विधिवत प्रस्तुत किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, आवश्यक होने पर संशोधन सुझाए जाते हैं, फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाता है, अंततः उसका अभिलेखीकरण किया जाता है। कार्यवृत्त या माइन्यूट्स। लोकतंत्र केवल चर्चा से नहीं चलता, रिकॉर्ड भी आवश्यक है। बैठक में क्या चर्चा हुई, किसने क्या सुझाव दिया, कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, कितने लोग उपस्थित थे, इन सभी बातों का लिखित अभिलेख कार्यवृत्त कहलाता है। यदि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न हो तो सबसे पहले यही अभिलेख देखा जाएगा। इसलिए कार्यवृत्त केवल लेखन कार्य नहीं बल्कि कानूनी दस्तावेज है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्राम सभा के निर्णयों का महत्व। क्या ग्राम सभा का निर्णय केवल सुझाव होते हैं या उनका प्रशासनिक महत्व भी होता है? उत्तर यह है कि ग्राम सभा के निर्णयों का महत्व संबंधित अधिनियम और नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। विभिन्न विषयों पर ग्राम सभा की भूमिका, अधिकार और प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक निर्णय को उसके कानूनी संदर्भ में समझना आवश्यक है। एक पंचायत में 200 शौचालय बनाने की योजना आई। ग्राम सभा नहीं बुलाई गई, कुछ लोगों के नाम सीधे सूची में जोड़ दिए गए। बाद में शिकायत हुई कि पात्र परिवारों को लाभ नहीं मिला। जांच में पाया गया ग्राम सभा की कार्रवाई नहीं हुई। कार्यवृत्त अधूरा है, पारदर्शिता का अभाव है।
लोकतंत्र में सही प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सही निर्णय। एक सफल पंचायत प्रतिनिधि केवल विकास कार्य नहीं करता, वह प्रत्येक कार्य को विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार करता है। यही कारण है कि अच्छे प्रशासन में प्रक्रिया या प्रोसीड्योर और परिणाम आउटकम दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकें स्थानीय लोकतंत्र को किस प्रकार सुदृढ़ करती हैं? ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है। जन भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामाजिक अंकेक्षण, स्थानीय प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजनाओं की समीक्षा और सामूहिक निर्णय। जहां ग्राम सभा नियमित और प्रभावित होती है, वहां लोकतंत्र केवल संवैधानिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार बन जाता है। पूरे ग्राम सभा अध्याय का सबसे व्यवहारिक और प्रशासनिक भाग हम विस्तार से समझेंगे। ग्राम सभा की वास्तविक शक्तियाँ, विकास योजनाओं में भूमिका, सामाजिक अंकेक्षण या विधिक एवं प्रशासनिक महत्व, लाभार्थी चयन की प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, बिहार सरकार के नियमों, प्रशासनिक उदाहरणों, परीक्षा उन्मुख मॉडल उत्तरों, MCQs, PYQs, बोर्ड लेखन तथा YouTube प्रस्तुति के माध्यम से मैं इसे उपस्थित कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान दें, आगे जहां भी किसी विशिष्ट धारा, नियम या प्रक्रिया का उल्लेख होगा, हम बिहार पंचायत राज अधिनियम और उसके लागू नियमों के अनुरूप ही विश्लेषण करेंगे, ताकि सामग्री शैक्षणिक और विधिक दोनों दृष्टिकोण से विश्वसनीय बनी रहे। ग्राम सभा की शक्तियाँ, कर्तव्य, सामाजिक अंकेक्षण, विकास योजना एवं वित्तीय पारदर्शिता। ग्राम सभा केवल चर्चा नहीं करती बल्कि लोकतंत्र को नियंत्रित भी करती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सीखा कि ग्राम सभा कैसे गठित होती है, बैठक कैसे होती है और निर्णय कैसे लिए जाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या ग्राम सभा केवल बैठकर बातें करने वाली संस्था है? क्या उसकी कोई वास्तविक शक्ति भी है? यदि ग्राम सभा के पास कोई अधिकार ही न हो तो उसकी बैठकों का क्या महत्व होगा? यही कारण है कि आज का व्याख्यान बिहार पंचायत राज अधिनियम के सबसे व्यवहारिक और प्रशासनिक विषयों में से एक है। आज हम समझेंगे कि ग्राम सभा वास्तव में जनता की संसद कैसे बनती है। ग्राम सभा की वास्तविक शक्ति क्या है? लोकतंत्र में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं: निर्णय लेने की शक्ति, निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति। ग्राम पंचायत मुख्यतः योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, लेकिन ग्राम सभा योजनाओं पर चर्चा करती है, प्राथमिकताएं तय करने में भाग लेती है, जनता की राय व्यक्त करती है, कार्यों की समीक्षा करती है, प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछती है। यही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व या डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है। कल्पना कीजिए, किसी पंचायत को विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि प्राप्त हुई। अब प्रश्न उठता है, सबसे पहले सड़क बने या पेयजल योजना या आंगनबाड़ी भवन या नाली या सामुदायिक भवन? यह निर्णय केवल कार्यालय में बैठकर नहीं लिया जाना चाहिए। जनता की आवश्यकता क्या है, इसका सर्वोत्तम उत्तर जनता स्वयं दे सकती है। इसलिए ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकताओं को समझने का सबसे प्रभावी मंच है। विधायिका चाहती है कि योजनाएं ऊपर से थोपी न जाएं, बल्कि गांव की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर विकास हो। इसे ही पार्टिसिपेटरी प्लानिंग या सहभागी योजना निर्माण कहा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट। अब हम पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं, सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट। यह शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक अंकेक्षण क्या है? सरल भाषा में, जब जनता स्वयं विकास कार्यों की समीक्षा करती है, उसे सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। यह केवल लेखा परीक्षण नहीं है, यह जनता द्वारा जनता के लिए किया गया लोकतांत्रिक मूल्यांकन है।
उदाहरण, मान लीजिए गांव में एक सड़क बनाई गई। फाइल में लिखा है सड़क की लंबाई 800 मीटर, गुणवत्ता उत्कृष्ट, कार्यपूर्ण। लेकिन ग्राम सभा के लोग कहते हैं सड़क केवल 500 मीटर बनी है। यही सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होता है। सामाजिक अंकेक्षण क्यों आवश्यक? क्योंकि कागज कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन जनता प्रतिनिधि उस सड़क पर चलती है, इसलिए वास्तविक स्थिति जनता सबसे अच्छी तरह जानती है। सोशल ऑडिट पारदर्शिता बढ़ाता है, भ्रष्टाचार कम करता है, जनता का विश्वास बढ़ाता है, प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। लाभार्थी चयन या सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, यह पंचायत का सबसे संवेदनशील विषय है। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 50 घर मिलने हैं, लेकिन पात्र परिवार 150। अब चयन कैसे होगा? यदि चयन केवल व्यक्तिगत पसंद से हो तो विवाद होगा। यदि पारदर्शी प्रक्रिया हो तो विश्वास बढ़ेगा। इसलिए ग्राम सभा की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है, ताकि पात्रता, पारदर्शिता और स्थानीय जानकारी का समुचित उपयोग हो। वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। लोकतंत्र में जनता का पैसा जनता के हित में खर्च होता है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कितनी राशि प्राप्त हुई, किस योजना में खर्च हुई, कितना कार्य हुआ, कितना शेष है। इसी सिद्धांत को वित्तीय पारदर्शिता कहते हैं। एक अच्छी पंचायत वह नहीं जहां केवल अधिक पैसा खर्च हुआ हो, बल्कि वह है जहां प्रत्येक खर्च का स्पष्ट रिकॉर्ड हो और जनता उसे समझ सके। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र में अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। यदि पंचायत को धन मिलता है तो उसे जनता के प्रति उत्तरदायी भी होना होगा। ग्राम सभा यही सुनिश्चित करती है। अकाउंटेबिलिटी के 4 आधार हैं। पहला, जनता प्रश्न पूछ सकती है। दूसरा, प्रतिनिधि उत्तर देंगे। तीसरा, अभिलेख उपलब्ध होगा। और चौथा, कार्य की समीक्षा होगी। यही उत्तरदायी शासन है। नागरिकों के अधिकार। ग्राम सभा का सदस्य होने के नाते नागरिक बैठक में भाग ले सकता है, सुझाव दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, सार्वजनिक कार्यों पर अपनी राय रख सकता है। लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। नागरिकों के कर्तव्य। लोकतंत्र केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यदि नागरिक बैठकों में न जाएं, प्रश्न न पूछें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा न करें, तो पंचायत कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए सक्रिय नागरिक ही मजबूत पंचायत का आधार है। एक पंचायत में सामुदायिक भवन बना। फाइल में कार्यपूर्ण दर्शाया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने कहा भवन में दरारें हैं, शौचालय अधूरा है, बिजली नहीं लगी। प्रशासन ने निरीक्षण कराया, अनियमितताएं सही पाई गई, कार्य दोबारा कराया गया। यदि ग्राम सभा सक्रिय हो तो सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। आज प्रशासन भी मानता है कि केवल सरकारी निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। जन भागीदारी के बिना सुशासन संभव नहीं। इसलिए अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक सूचना और सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया जाता है। भारतीय न्यायालयों में विभिन्न निर्णयों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागी शासन को स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायतों की शक्तियों का प्रयोग अधिनियम और नियमों के अनुरूप होना चाहिए तथा सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया जाना चाहिए। प्रश्न हो सकता है, ग्राम सभा, ग्रामीण प्रशासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। उत्तरों की रूपरेखा में 73वां संविधान संशोधन, सहभागी लोकतंत्र, जन भागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण, वित्तीय पारदर्शिता, लाभार्थी चयन, जवाबदेही, स्थानीय विकास योजना और लोकतांत्रिक नियंत्रण। निष्कर्ष में जहां ग्राम सभा सक्रिय होती है, वहां विकास योजनाएं अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जन केंद्रित होती हैं।
यहीं से हम ग्राम सभा से आगे बढ़कर ग्राम पंचायत की संस्थागत एवं कानूनी संरचना का गहन अध्ययन प्रारंभ करें। ग्राम पंचायत का गठन, विधिक व्यक्तित्व, कॉरपोरेट बॉडी, कार्यकाल, पुनर्गठन एवं परिसीमन का विस्तृत विश्लेषण। व्यक्ति बदलते हैं, संस्थाएं चलती रहती हैं, यही लोकतंत्र की पहचान है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार पंचायत राज अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने ग्राम सभा को समझा, जो जनता की सामूहिक संस्था है। आज हम उस संस्था को समझेंगे जो ग्राम सभा के निर्णयों को प्रशासनिक रूप देती है, ग्राम पंचायत। ध्यान रखिए, ग्राम सभा लोकतंत्र की आत्मा है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र का प्रशासनिक शरीर है। यदि ग्राम सभा निर्णय लेती है तो ग्राम पंचायत उन निर्णयों को क्रियान्वित करती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या ग्राम पंचायत केवल चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है? उत्तर है नहीं। कानून की दृष्टि से ग्राम पंचायत एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉरपोरेट बॉडी। ग्राम पंचायत का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अचानक अस्तित्व में नहीं आ जाती। यह एक विधिक प्रक्रिया का परिणाम है। राज्य सरकार संबंधित अधिनियम एवं नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करती है। इसके पश्चात पंचायत क्षेत्र अधिसूचित होता है, वार्डों का निर्धारण किया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि पद ग्रहण करते हैं, तब जाकर ग्राम पंचायत विधिवत कार्य प्रारंभ करती है। यदि पंचायतों का गठन बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के किया जाए तो प्रतिनिधित्व असमान होगा, प्रशासनिक भ्रम उत्पन्न होंगे, चुनाव विवादित हो सकते हैं। इसलिए अधिनियम प्रत्येक चरण को विधि सम्मत बनाता है। ग्राम पंचायत एक कॉरपोरेट बॉडी है। क्यों? यह प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉरपोरेट बॉडी का अर्थ किसी निजी कंपनी से नहीं है। यह एक ऐसी वैधानिक संस्था है जिसका अपना स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। इसका अर्थ है, पंचायत की अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी निधि होती है, वह संपत्ति रख सकती है, वह अनुबंध कर सकती है, वह विधि के अनुसार वाद दायर कर सकती है, आवश्यक होने पर उसके विरुद्ध भी वाद चलाया जा सकता है। इसे सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आज के मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो गया, नए मुखिया का चुनाव हो गया। क्या पंचायत की भूमि भी बदल जाएगी? क्या पंचायत का बैंक खाता समाप्त हो जाएगा? क्या पंचायत की योजनाएं रुक जाएगी? नहीं, क्योंकि पंचायत व्यक्ति नहीं, संस्था है। यही कॉरपोरेट बॉडी का वास्तविक अर्थ है। विधिक व्यक्तित्व या लीगल पर्सनैलिटी। कभी कभी कानून ऐसी संस्थाओं को भी व्यक्ति, लीगल पर्सन मानता है जो वास्तव में मनुष्य नहीं है, जैसे नगर निगम, विश्वविद्यालय, सहकारी समिति, कंपनी, ग्राम पंचायत। इन संस्थाओं को इसलिए विधिक व्यक्तित्व दिया जाता है ताकि वे अपने अधिकारों और दायित्वों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकें। पंचायत का कार्यकाल, टेन्योर, लोकतंत्र में स्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों आवश्यक है। यदि पंचायत का कार्यकाल बहुत छोटा है तो विकास कार्य पूरे नहीं होंगे। यदि बहुत लंबा है तो जनता की जवाबदेही कम हो जाएगी। इसलिए संविधान और राज्य कानून पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान करते हैं तथा समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले योजनाओं की समीक्षा, वित्तीय लेखा अभिलेखों का संरक्षण, नई पंचायत को कार्यभार सौंपना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य होते हैं। पंचायत का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, जनसंख्या बढ़ती है, नए गांव बसते हैं, नगर क्षेत्र विकसित होते हैं, प्रशासनिक आवश्यकताएं बदलती हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत क्षेत्र का पुनर्गठन आवश्यक हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक पंचायत में पहले 2000 लोग थे, अब वही संख्या 20,000 हो गई। क्या वही पुरानी पंचायत प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी? संभवतः नहीं। इसलिए समय समय पर पुनर्गठन किया जाता है, परिसीमन या डिलिमिटेशन किया जाता है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो बिहार पंचायत चुनाव 2026 में अत्यंत चर्चित है।
परिसीमन क्या है? सरल शब्दों में जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर पंचायत क्षेत्रों, वार्डों का निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण परिसीमन कहलाता है। परिसीमन की आवश्यकता: यदि एक वार्ड में 500 मतदाता हों और दूसरे में 5000, तो क्या दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? स्पष्ट रूप से नहीं। इस असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन किया जाता है। परिसीमन के प्रमुख उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष चुनाव, प्रशासनिक सुविधा, संतुलित जनसंख्या और लोकतांत्रिक न्याय। बिहार के संदर्भ में परिसीमन का महत्व: हाल के वर्षों में बिहार में पंचायत क्षेत्रों और वार्डों के पुनर्निर्धारण को लेकर व्यापक प्रशासनिक गतिविधियां हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान जनसंख्या और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित हो। ध्यान रहे, परिसीमन किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष का निर्णय नहीं होता। यह एक प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया है जिसे निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जाता है। परिसीमन से जुड़े भ्रम: परिसीमन केवल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, गलत। वास्तविक उद्देश्य जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का संतुलन है। परिसीमन के बाद पुरानी पंचायत समाप्त हो जाती है, आवश्यक नहीं। कई बार केवल सीमाओं में परिवर्तन होता है। वार्ड बदलने से मतदाता का अधिकार समाप्त हो जाता है, ऐसा बोलना भी गलत है। मतदाता का अधिकार बना रहता, केवल उसका निर्वाचन क्षेत्र बदलता है। मान लीजिए एक पंचायत में 18 वार्ड थे। पिछले 15 वर्षों में जनसंख्या का वितरण बदल गया। कुछ वार्डों में जनसंख्या दोगुनी हो गई, जबकि कुछ में बहुत कम रह गई। यदि परिसीमन न किया जाए, कुछ प्रतिनिधि अत्यधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, कुछ बहुत कम लोगों का। यह लोकतांत्रिक समानता के विरुद्ध होगा, इसलिए परिसीमन आवश्यक है। न्यायालयों में अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि परिसीमन एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया है। सामान्यतः न्यायालय चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद परिसीमन में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, जब तक कि कोई गंभीर विधिक या संवैधानिक प्रश्न न हो। पर सिद्धांत चुनावों की निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण माना जाता है। परिसीमन लोकतांत्रिक समानता का आधार है। परिसीमन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को समान लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। यह वीडियो पंचायत चुनाव अभ्यर्थियों, बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, एलडीसी, यूपीएससी तथा ग्रामीण प्रशासन में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।